अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे रिजर्वेशन क्लेम करना है तो मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके बहुत सारे डाउट होते हैं। 14 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में ही आपको फॉर्म को फिल करने का टाइम मिलेगा। उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए आप इसको 31 जनवरी तक ही भरने की कोशिश करें। आपको बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने, एक ही भरना है, तो सावधानी से भरे। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको एक मौका और मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा सेशन होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 है, अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी हम लगभग एक महीने पहले वो सारी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर सकते हैं। और अगर आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या एकेडमिक सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे रिजर्वेशन क्लेम करना है तो मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है, उसके बाद फ़ोटो को लेके, सिग्नेचर को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज के इस पूरे 15 से 20 मिनट के सेशन में आपको सारी वो बातें पता चल जाएगी जो 2026 में जिनका अटेम्प्ट है और उनको वो बातें अवश्य पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, ये 9th नंबर पे सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026, ये यूपीएससी का कैलेंडर है बच्चा। हर साल यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका एक कैलेंडर जारी करता है, तो ये वही कैलेंडर है। इसी कैलेंडर पे 9th नंबर पे अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये है 14 जनवरी। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आप 3 फरवरी तक आपको फॉर्म भरना है। मतलब 14 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में ही आपको फॉर्म को फिल करने का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, 14 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में लगभग कितने दिन है? 19-20 दिन है। और इन 19-20 दिनों में कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी करने हैं, अरेंज भी करने हैं, तो ये समय बहुत कम होता है। और उसके बाद फिर बच्चा पैनिक सिचुएशन में आ जाता है और वो 15-20-25 दिन जिसमें उसको पढ़ाई भी करनी चाहिए थी, और फॉर्म तो 2 घंटे की बात है, आप भर के बिल्कुल फ्री हो जाने चाहिए, तो आप स्ट्रगल करते रहते हो 20-25 दिन, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो ये काम बिल्कुल अभी मैं आपको सारी फॉर्मेलिटीज बता दूंगा, तो हमें अभी करके रखना है वो सब का सब, ठीक है। और फिर होगा 24 मई के दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, एक दिन का ही एग्जाम होता है। फिर आ जाओ यहाँ पे मुख्य परीक्षा की बात करते हैं हम। यहाँ पे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 19 नंबर पे है बच्चा। ये आपकी यहाँ देख सकते हो 21 अगस्त की जो डेट है, ओके, 21/8/2026 है। मतलब मई आपका 5वां महीना, जून 6ठा, जुलाई 7वां और अगस्त 8वां। तो उस हिसाब से याद रखना 21 अगस्त से आपकी मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगी। ओके, तो एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो स्टार्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। मैंने अभी आपको बताया 14 जनवरी के दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और 14 जनवरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट की बात करेंगे तो 3 फरवरी 2026 और इवनिंग 6 PM। याद रखना, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 3 फरवरी को ही भरेंगे रात को 9 बजे। नहीं भाई, 3 फरवरी को 6 PM फिर विंडो क्लोज हो जाएगी, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो मैं तो हमेशा ही सजेशन देता हूँ लास्ट के 1-2 दिन में फॉर्म ना भरे, क्योंकि कई बार यूपीएससी की वेबसाइट पे इतना ज़्यादा कहते नहीं, बहुत सारे बच्चे उसको ओपन किए होते हैं, तो कई बार वो अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करती। कई बार ऐसा हुआ है, ओके, 2-3 घंटे के लिए काम ही नहीं किया। तो उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए आप इसको 31 जनवरी तक ही भरने की कोशिश करें, ओके। अब कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन। कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं मैं तो यूपीएससी में जाकर ही फॉर्म जमा करा दूंगा। नहीं, आप कोई भी ऑफलाइन फॉर्म का सबमिशन का प्रोविजन नहीं है। जो भी फॉर्म भरना है ऑनलाइन ही भरना है, ओके। उसके बाद कहता है कैंडिडेट मस्ट नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन
आपको बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने, एक ही भरना है, तो सावधानी से भरे। ओनली द फाइनल एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। अगर आपने 3-4 भर दिए तो जो आपने लास्ट वाला भरा है, जो सबसे लास्ट में भरा है, उसी को ही यूपीएससी मानेगा। तो इसलिए ध्यान रखना। अगर कहते हैं अगर आपको फॉर्म भरने के दौरान किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी समस्या है तो आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में यूपीएससी की वेबसाइट है ना, या यूपीएससी का ईमेल आईडी और फोन नंबर मिल जाएगा जिस पे आप बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके। फिर कहते हैं अगर आपका फॉर्म भर गया या नहीं भर गया आपको कैसे पता चलेगा, तो यहां यूपीएससी कह रहा है अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पे और आपके फोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म भरा जा चुका है। फिर कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, ग्रेजुएशन समझ गए ना भाई, बीटेक के फाइनल ईयर में होंगे, बीएससी बीए जो भी आप कर रहे होंगे ग्रेजुएशन। तो इसने कहा कि आपका अगर अपियरिंग में हो, ठीक है, अभी आपकी फाइनल डिग्री आपके पास नहीं आई है, तो यूपीएससी का पहले यूपीएससी क्या करता था कि वो, इसको पढ़िए एक बार इस लाइन को, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर देयर फाइनल ईयर डिग्री कैन अप्लाई। आप फॉर्म भर सकते हो बट मस्ट सबमिट देयर डिग्री प्रूफ बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले लेकिन आपके पास आपकी डिग्री होनी जरूरी है ना। इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरना। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, प्रीलिम्स भी पास कर जाएंगे, अच्छे बच्चे होते हैं, मुख्य परीक्षा भी लिख देंगे लेकिन डिग्री आई नहीं। तो यहां फिर आप यूपीएससी इस बात पे आपका कोई एक्सक्यूज नहीं मानेगा, अरे मेरी डिग्री नहीं आई प्रोविजनल से काम चला लो, नहीं। उसने बोला आपको क्या चाहिए, आपको अपनी डिग्री को सबमिट करना होगा। तो उस हिसाब से फाइनल ईयर बच्चे जो फाइनल ईयर में है वो इस एग्जाम में अपियर हो। फिर एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा ये मल्टीपल स्टेजेस में है, तो 4 पार्ट है बच्चा इसके। पहला पार्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, आपके रोजगार की क्या स्थिति है। ओके। यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट क्या है, प्राइज, मेडल, अदर्स, ये पार्ट 1 है। फिर सेकंड है पार्ट 2, जिसमें आप जिसको बोलते हो एप्लीकेशन फॉर्म। देखो ये तो ओटीआर तो आपको करना ही होगा, मतलब ओटीआर के लिए आप वेट मत कीजिए कि 14 जनवरी आएगी तब हम ओटीआर करेंगे। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप आज भी कर सकते हैं, तो ये तो अभी करके रख लो बच्चा, बाद में समय बचेगा आपका। तो फिर क्या होगा, पार्ट 2 में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा 14 जनवरी के लिए आप उस दिन इसको फिर सबमिट कर सकते हैं। तो कहता है ये पार्ट 2 में क्या आएगा, कहते हैं पार्ट 2 में पार्ट 1 वाला जो आपका ओटीआर डिटेल्स है ऑटोमेटिकली जो आपने यहां ओटीआर में डिटेल डाली है वो आ जाएगी। ओके। और कुछ और जो इंफॉर्मेशन जो मांगेगा यूपीएससी आपको वो डालना होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। और स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर दी सिविल सर्विसेज मेंस, मुख्य परीक्षा के लिए जो सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा होगी अगस्त में, उसकी कुछ डिटेल्स, जैसे मेंस एग्जाम का सेंटर क्या है, लैंग्वेज क्या है जीएस पेपर की, ऑप्शनल क्या है, लैंग्वेज पेपर आप कौन सा चूज कर रहे हो, ये पार्ट 2 है। उसके बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा के लिए जो क्वालिफाई करेंगे डेफ फॉर्म आ जाता है, आपको पता है डेफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये क्या है, इसमें सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ डिटेल्स मांगते हैं वो, और उसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनायर है, आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कुछ और इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपको भरना होगा। फिर पार्ट 4 होता है जिसमें फीस, फोटो, साइन और सेंटर का सिलेक्शन। अब फीस भी आपको पता है कुछ कैंडिडेट्स को देनी होती है, कुछ को नहीं देनी होती, वो किनको देनी है किनको नहीं देनी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 4 पार्ट है बच्चा। तो ये वाला जो पार्ट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आप यूपीएससी नोटिफिकेशन आने से पहले ही कंप्लीट करके रखे। ओके, आपको मेरा यही सजेशन है। सॉरी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये है क्या, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या पहली बार एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उनको बता देता हूं।
एक सिस्टम है जिसमें यूपीएससी का पोर्टल है, उस पर जाके आप अपनी पूरी प्रोफाइल बना लेते हो एक तरीके से, ठीक है। और ये एक तरह की प्रोफाइल है। प्रोफाइल समझ गए ना, आपकी कुछ मूलभूत जानकारियां आप पहले ही यूपीएससी को देके बैठे हो, ताकि जब आप फॉर्म भरे तो कुछ जानकारी ऑटोमेटिकली जब फॉर्म भरते समय ऑटोमेटिकली वो ऑटो फिल होके आ जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भविष्य में आप किसी भी एप्लीकेशन को भरने में कर सकते हो। तो वो यही कह रहा है। तो इसमें कहते हैं रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए होता है। ओटीआर में क्या चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए आपको, मोबाइल नंबर आपका, जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हो वही डालना, चाचा ताऊ मामा फूफा का मत डालना, जो आपका पर्सनल है वही डालना, या जिसको पता है कि आप बार बार चेंज नहीं करोगे। फिर पर्सनल डिटेल्स आपकी कुछ मांगेगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगा, फोटो, सिग्नेचर, आईडी का प्रूफ। आईडी प्रूफ में वो क्या क्या मांगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहते हैं ओटीआर को भरने में क्या कोई फीस लगेगी, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा, ओके। और ओटीआर को याद रखना, ओटीआर भरते समय बड़ी सावधानी बरतनी है, तसल्ली से 15-20 मिनट निकाल के ही भरना उसको। कहते हैं ओटीआर प्रोफाइल वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो यूपीएससी के पोर्टल पे करोगे आप, वो केवल एक ही बार एडिट होगा, एक बार एडिट होगा। आप सोचो कि पिछली बार कुछ गलती रह गई, दूसरी बार आपने उसको एडिट किया, तो तीसरी बार एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जिस दिन प्रोफाइल बनाई, एक तो वो टाइम है आपके पास, और सेकंड ऑप्शन तब है कि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको एक मौका और मिलेगा उस ओटीआर प्रोफाइल को एडिट करने का, समझे। तो ओटीआर प्रोफाइल ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम विद इन 7 days आफ्टर द फर्स्ट एप्लीकेशन क्लोजर। तो जब आप एप्लीकेशन भरोगे 14 जनवरी के दिन नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जब भी आप करोगे एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो, तो उसको सबमिट करने के क्या कह रहा है, वंस इन ए लाइफ टाइम विद इन 7 days। अदरवाइज फिर आपको दोबारा से नई ओटीआर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, दोबारा से नई डिटेल डालो, बहुत हेक्टिक है। तो सोच समझ के समझदारी से यूपीएससी के पोर्टल पे चले जाओ, है ना, वहां जाके एक बार ओटीआर को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो आप। अब कहते हैं ओटीआर क्रेडेंशियल्स कैन बी रिकवर्ड यूजिंग द फॉरगोट पासवर्ड और यूजर आईडी ऑप्शन ऑन द यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके। भाई अगर ओटीआर में आपने जो जो इंफॉर्मेशन डाल दी है और आप भूल गए, तो कैसे बोलेगी सर हमें तो पता ही नहीं कौन सा नंबर डाला था और क्या डाला था, हमें तो चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं कह रहे हैं वहां पे आपको फॉरगोट पासवर्ड और यूजर आईडी का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको उसमें सुविधा हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अभी कर लेना नोटिफिकेशन आने से पहले बच्चों, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है बच्चा, है ना, उसमें जैसा आपका नाम है, 10th स्टैंडर्ड का जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जो आपका नाम है सेम वही नाम आपका डलना चाहिए। पता चले आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे कुछ और नाम है और आपके 10th के मार्कशीट पे या जो भी उसका प्रूफ है उस पे अलग नाम है। ये कह रहा है 10वीं वाले सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही मान्य होगा। नाम और पते वाले फील्ड में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, जहां आप नाम लिख रहे हो, पता डाल रहे हो, कह रहे ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल उसमें नहीं करना, इजाजत नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने हो सकता है 10वीं के बाद अपना नाम चेंज कर दिया होगा, तो नाम चेंज करने के बाद सपोज करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 10वीं में नाम कुछ और था, जैसे किसी का नाम प्रमोद था, लेकिन बाद में पता चला नहीं मेरा तो नाम प्रमोद कुमार सिंह है, नाम बदलवाया उसने। तो अगर आपने ऐसे कोई नाम का करेक्शन कराया, तब वो उसमें क्या कह रहा है, आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, गजट नोटिफिकेशन, कोई एफिडेविट या एटसेट्रा जो भी आपके पास होगा वो लगाना है। ध्यान दे, साफ कह रहा है यूपीएससी, नाम बिल्कुल वैसा ही डालना है जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है, और अगर आपने उसमें संशोधन कराया है तो उसके लिए एफिडेविट और गजट नोटिफिकेशन आपको ये आदि आपको देने पड़ेंगे जो भी है। अगर आपका कैटेगरी जो भी है, आप एससी कैटेगरी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, इस कैटेगरी से हो, तो कह रहे हैं एक बार, है ना, सोच समझ के ही आपको करना है। आप जनरल कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, और आप ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से हो, सोच समझ के भरना, क्योंकि कह रहा है सबमिट करने के बाद वो बदला नहीं जा सकता। सावधानी बरतनी है आपको ओटीआर भरते समय। अब बहुत सारे बच्चे जो एज रिलैक्सेशन को लेके बोलेंगे सर हम फला कैटेगरी से है, मेरी उम्र इतनी है, तो मुझे कितने अटेम्प्ट मिलेंगे,
है ना। उस पे क्या एज लिमिट को लेके क्या है, कहते हैं आपको मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा है, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 साल। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं 21 साल का हो गया या नहीं, है ना। आप बोलोगे नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो मैं फला तारीख को, मैं 1 जनवरी 1996 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, अब हाँ मैं तो हो गया, मैं तो 30 साल का हो गया। या कोई सोचेगा कि मैं तो 2004 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है या 2006 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या मैं 21 साल का हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा। और मेरी एज 32 साल से ज्यादा है या नहीं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ से वो काउंट नहीं होगा बच्चा। यूपीएससी ने एक स्पेशल डेट दी हुई है, उस स्पेशल डेट पे अगर आपकी उम्र 21 साल और 32 साल के बीच है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप फॉर्म भर पाओगे, वरना नहीं। तो कह रहा है आपकी, जो कहता है एज ऑफ 1 अगस्त 2026, समझे। तो ये आपकी एज क्या होनी चाहिए, 1 अगस्त 2026 को आपकी 21 साल से 32 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है 21 से 32 तक, तो आप दे पाओगे। 32 साल से ज्यादा होगी अगर इस तारीख को, 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र अगर 32 साल से ज्यादा है तो नहीं दे पाओगे, और 1 अगस्त 2026 को अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो भी नहीं दे पाओगे। तो आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर निकाल लेना। एज कैलकुलेटर में उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको किस तारीख को अपनी एज को कैलकुलेट करना है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना उसमें, और सेकंड ये डाल देना कि इस तारीख को मेरी उम्र कितनी है। तो दूसरा आप ये भी नहीं करना चाहते तो यूपीएससी ने दूसरी बात लिखी है यहां पे, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन। अगर आपको वो कैलकुलेशन भी नहीं करना तो यूपीएससी क्या कह रहा है साहब, आपकी उम्र या आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1994 भी है, वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। 2 अगस्त 1994 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 2 अगस्त 1994 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 अगस्त 2005 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, यह बात दिमाग में रखना, ठीक है। फिर एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को है वो 35 साल तक दे सकते हैं, जनरल वाले 32 साल, ओबीसी वाले 35 साल। अब इन चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूबीडी से हो, एक्स सर्विसमैन हो, उम्र सबकी यहीं से काउंट होगी, सबके लिए एक इसी डेट पे काउंट होगी बच्चा, इसी डेट पे काउंट होगी सबकी। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और 9 अटेम्प्ट है, किसको, ओबीसी को। तो यानी कि जनरल वाले के पास, अगर मैं कहूं जनरल वाले के पास बच्चा 6 अटेम्प्ट है, और कब तक, 21 से 32 साल तक। मतलब आपके पास 21 से 32 साल तक 11-12 साल है, उनमें से आप 6 बार ही एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी के लिए 21 से 35 है, मिनिमम सबका सेम है बच्चा, 21 साल से पहले आप किसी भी कैटेगरी से हो एग्जाम नहीं दे सकते। ओबीसी वाला 21 से 35 के बीच में दे लेगा तो उसको 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा है, जनरल से 9 अटेम्प्ट है। उसके बाद एससी एसटी 21 साल से लेके 37 साल तक दे सकते हैं, और 5 ईयर का इनको एज रिलैक्सेशन है। आप 21 से 37 साल तक जितने अटेम्प्ट देना चाहो उतने दे सकते हो, समझ गए। यानी कि 21 साल से देना शुरू करो और 37 साल तक देते रहो, कोई एज का ऐसा अटेम्प्ट्स का बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद आ गया पीडब्ल्यूबीडी, है ना, उसमें भी है बच्चा 42 साल है बच्चा, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हो तो 42 साल तक दे सकते हो, और 9 अटेम्प्ट है अगर आप जनरल और ओबीसी दोनों में हो। अनलिमिटेड है किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, यह बात याद रखना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, जेएनके का डोमिसाइल है, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एडिशनल थोड़ा और एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन साफ बोला है, वैलिड प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एज और अटेम्प्टिंग रिलैक्सेशन। इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा। आप इस कैटेगरी से हो, इस कैटेगरी से हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होगा।
तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में फिर वो बताता है। अगर आप बोलोगे सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से हो, ठीक है, ओबीसी में भी दो होता है ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो ओबीसी वालों को क्या करना है, तो उसने साफ बोला है रिजर्वेशन के लिए क्या करना होगा, इनकम लिमिट है बच्चा। तो कहते हैं पूरे परिवार की इनकम 8 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। एक साल की आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम ही होनी चाहिए, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम को शामिल नहीं किया गया। आपकी कृषि से कुछ आय हो रही है, अगर आप कृषि से साल भर में 15 लाख भी कमा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उससे, कृषि वाली आय को अलग रखा गया है। तो कृषि वाली आय को छोड़कर आपकी 8 लाख, ये वाली याद रखना, मस्ट बी बिलो 8 लाख पर एनम। अब ये ओबीसी फिट सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है आपको, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का एक स्पेशल डेट है कि वो सर्टिफिकेट किस डेट के बाद का होना चाहिए। तो उसने साफ बोला है ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात। और नॉट लेटर देन 3 फरवरी 2026, क्योंकि ये तो लास्ट डेट है। 3 फरवरी के बाद आपका 4 फरवरी को बन के आए और यूपीएससी को बोलो कि मेरा बना नहीं था, मैं तो बाद में अपलोड कर दूंगा, नहीं। क्या 1 अप्रैल 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच में ही बना हुआ हो, उस पर डेट लगी रहती है किस दिन ये बना है, ये बात याद रखना। अगर कहता है सर्टिफिकेट इश्यूड इन 2023 और बिफोर आर इनवैलिड, किसी के पास 2023 का 22 का बना हुआ है, वो इनवैलिड है, साफ बोल दिया है। कब इश्यू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट है, चल जाएगा क्या यूपीएससी में? उसमें भी लिखा है स्टेट लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, वैलिड है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की शर्तों के आधार पर जारी किए गए हैं। ओके, फिर कहता है जो भी कैंडिडेट फेल टू सबमिट एन अपडेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। अगर आपने अपना सही ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया तब आपको जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी समझा जाएगा, याद रखना। बस ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने बोला इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी क्या बोला देखो, 1 अप्रैल 2025 इस डेट को या इसके बाद जारी किया होगा, और वही 3 फरवरी 2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस पे भी उन्होंने बोला है। तो इनकम क्या देखी जाएगी बच्चा, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 का क्राइटेरिया रहेगा किसका, इनकम का, तो वो भी चीज याद रखना। ओके, फिर फेलियर टू प्रोवाइड एन अपडेटेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसके बाद क्या है, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, वही कहानी है, फिर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वही जनरल कैटेगरी में कंसीडर होंगे। तो ये बस याद रखना। फिर वो जो दिव्यांग श्रेणी के जो कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन, उनके लिए बोला गया है, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो इसके अंदर ब्लाइंडनेस को, डीफनेस को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को, ड्वार्फिज्म को, एसिड अटैक के विक्टिम्स को, ऑटिज्म के जो समस्या से पीड़ित जो कैंडिडेट्स है, उनको बच्चा पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड ए वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, बस आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी उसको अपलोड करना होगा। ओके, फिर उसके साथ साथ इन्होंने बोला जो दिव्यांग श्रेणी के हमारे कैंडिडेट्स है उनको स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी, है ना, और एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। और वो स्क्राइब की फैसिलिटी और एक्स्ट्रा टाइम वो किसका कहते हैं, वो यूपीएससी के जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो मिलेगा, ये बोला गया है बच्चा इसमें, ये ध्यान रखना। फिर एक और चीज बोला इसने, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन। तो इन्होंने बोला है कि आपको कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, आपको पता है ना, उस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करके अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको 3 फरवरी 2026, इससे पहले इस तारीख तक ही जमा करना है, इवनिंग 6 PM तक। अगर आप 4 तारीख को, 4 फरवरी को
या 3 फरवरी को ही 6:01 पे उसको अपलोड करते हो, कोई मतलब नहीं है, विंडो क्लोज हो जाएगी और उसके बाद यूपीएससी किसी भी आपकी चीज को कंसीडर नहीं करेगा। आगे चलते हैं, फी पेमेंट्स एंड डिटेल्स की बात कर रहे हैं यहां पे। तो एप्लीकेशन कहते हैं 100 रुपए लगेंगे बच्चा उनके जो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट से उनको फीस नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। अब फी पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको करना है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैसे भी कर लेना, बस याद रखना 3 फरवरी इवनिंग 6 PM। ऑफलाइन में भी कर सकते हो, एसबीआई बैंक का चलान है, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि सब बच्चों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी होगी, खुद से नहीं कर सकते, किसी और से करा दो, वो पेमेंट कराना है बस आपको, ठीक है। अब कहते हैं एक बार जो आपने फीस दे दी वो नॉन रिफंडेबल है। आप सोचो कि नहीं मैं तो नहीं भर रहा, मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं, वापस नहीं मिलेंगे, साफ कह दिया। मल्टीपल एप्लीकेशन रिक्वायर सेपरेट फीस, अगर आपने 3 4 5 बार एप्लीकेशन भर दी अलग अलग प्रोफाइल बना के, हर बार आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप किससे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ये हुई कहानी बच्चा। फिर फोटोग्राफ, साइन, सिग्नेचर हो गया, आईडी रिक्वायरमेंट की बात हो गई। तो फोटोग्राफ में उसने यूपीएससी ने बोला कि जब नोटिफिकेशन आएगा 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा तो फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट नॉट ओल्डर देन 10 days फ्रॉम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। 14 जनवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, तो कह रहा है उससे 10 दिन, 14 जनवरी से शुरू होगा। तो आपका कहां से बच्चा, 4 जनवरी या उसके बाद का होना चाहिए। 4 जनवरी से लेके आप 3 फरवरी जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन तक आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उसमें वही है, फोटो लेना बच्चा, उस पर साफ साफ डेट मेंशन करा लेना, उस पर होता है ना इन दिनों डेट भी किस डेट का खिंचाया हुआ है, फिर नाम वगैरह उसमें लिखा होता है, ये बोला है। और कैंडिडेट्स नेम एंड फोटो डेट मस्ट बी मेंशन। तो आपका जो नाम है, नाम वही रखना जो बच्चा 10th के सर्टिफिकेट में पहले ही बता दिया, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल प्रमोद कुमार सिंह, तो प्रमोद कुमार सिंह नाम और उसी फोटो के नीचे वहीं पे आप डेट भी मेंशन करा देना। और वो 4 जनवरी, क्योंकि उसने साफ बोला है फोटो पे डेट पड़ी होनी चाहिए, तो उसने क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर्म से 10 दिन तक ही पुराना हो सकता है। आप बोलो मैंने तो अभी 6 दिसंबर के दिन फोटो खिंचाया है, वो लगा दो क्या, नहीं लगेगा। द फेस मस्ट ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द फोटो स्पेस। तो फोटोग्राफर से बोल देना कि ये जो पूरा फोटो आप खींच रहे हो उसमें आपका जो फेस है वो कितने एरिया पे होना चाहिए, उसके 75% हिस्से पे, 3/4 होना चाहिए। बता देना, फोटोग्राफर का यही काम है, यही काम करते हैं, वो कर देंगे। फॉर्मेट्स बताया, जेपीजी साइज में होना चाहिए और 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी बोला है, मस्ट बी डन विद ब्लैक पेन में होना चाहिए और 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोडेड इमेज मस्ट मैच अपीयरेंस थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कहते जो फोटो आपने अपलोड किया है और जैसे आप हो लगभग वैसे ही रहना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। पता चला प्रीलिम्स में आपने इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली, इतने बड़े बाल कर लिए, ठीक है, लंबी लंबी मूछें कर ली, और जब आप मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपने लंबी मूछों वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, ठीक है, और वैसा फोटो खिंचाया, लेकिन जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने गए आपने क्लीन शेव कर लिया अपने आप को, तो वो नहीं होना चाहिए। कह रहे आप अपलोडिंग इमेज मस्ट मैच अपीयरेंस, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो और जब आप एग्जाम देने जाओगे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, वो मैच करना चाहिए। ये ना लगे कौन था, ये फोटो किसी और का है, ये आदमी कोई और लग रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सिलेक्शन तक की बात है, उसके बाद कैसे ही रह लेना बच्चा, कुछ ही कराओ उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट मस्ट कैरी द सेम आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्स्ट्रा थ्रू आउट द एग्जाम स्टेज, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके चलना है। आईडी प्रूफ में उसने बोला आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई आईडी इश्यू की गई है, वोटर आईडी कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है। आप सोचोगे स्कूल आईडी कार्ड का यहाँ क्या लेना, नहीं, वो यूपीएससी ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे बच्चा एनडीए वगैरह के या कुछ और एग्जाम, तो वहां स्कूल आईडी भी कंसीडर हो जाएगी। आपके केस में, यूपीएससी प्रीलिम्स के केस में स्कूल आईडी कंसीडर नहीं होगी, तो आपके पास ये सारी आईडी होनी चाहिए। इसके बारे में उसने बोला, ठीक है। अब फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, ओके, उनके लिए कुछ संशोधन किए हैं यूपीएससी ने।
कहता है पहले प्रीवियसली कैंडिडेट्स हैड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग बिफोर अपियरिंग फॉर मेंस। पहले तो क्या था, मुख्य परीक्षा में शामिल होने से पहले ही जब आप डेफ फॉर्म भरते थे प्रीलिम्स के बाद, उसमें आपको अपना डिग्री देना होता था। अब थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया यूपीएससी ने, कहा कि अब आपको इंटरव्यू से पहले देना है, मेंस तक की आपको छूट दे दी। अब कहते हैं बट नाउ फाइनल ईयर्स students can appear for mains without submitting the proof of graduation at the main stage. Proof of qualification will only be required after clearing mains. तो मुख्य परीक्षा जब आप पास कर जाओगे उसके बाद आपको देना जरूर पड़ेगा। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते मेरा तो पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक आ गया, अब यार मेरे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, प्लीज यूपीएससी को भारी भारी इमोशनल मेल्स डालो। यूपीएससी ने साफ बोल दिया, इंटरव्यू से पहले जैसे ही मेंस क्लियर कर जाओगे उसके बाद इंटरव्यू का जो डेफ फॉर्म की फॉर्मेलिटीज होगी वहां आपको डिग्री देनी होगी। तो ये फीस को लेके, एज रिलैक्सेशन को लेके, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके, फोटो सिग्नेचर सबको लेके मैंने आपको सब कुछ बता दिया बच्चा। तो ओटीआर प्रोफाइल हमें अभी बनानी है और 2026 देने वाले सारे 26 का यूपीएससी एग्जाम देने वाले सारे बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा करना, ये 14 जनवरी के बाद स्ट्रेस में मत आना, धीरे धीरे डेली कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, कलेक्ट करते जाओ ताकि एक एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही स्मूथ प्रोसेस में रहे, आपका टाइम खराब ना हो। ओटीआर प्रोफाइल आप सभी अभी भी बना सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।